हाय गाइस, वेलकम बैक इन टारगेट स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लाया हुआ हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आरसीसी में, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी नियरली। M50 ग्रेड के कंक्रीट के लिए आनमन तनन सामर्थ्य का मान कितना होता है? M50 ग्रेड के लिए देखिए, क्वेश्चन में ग्रेड आपको दूसरा दे सकता है, चेंज किया जा सकता है, बट जो सॉल्व करने का फॉर्मूला और तरीका होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आपसे पूछा गया है, यानी आनमन तनन सामर्थ्य। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उसे याद रखेंगे। इसे FR से डिनोट किया जाता है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को FCR से। FCR इज इक्वल टू क्या होता है? 0.7 अंडर रूट FCK। आपसे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FCR और FCK में क्या रिलेशन है। तो FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंट है, यानी FCK क्या है? FCK आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो दोनों में यही रिलेशन है, FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे। देखिए FCK क्या होता है, जो भी कंक्रीट का ग्रेड दिया जाता है उस ग्रेड में जो संख्या लिखी हुई होती है वही FCK का वैल्यू होता है। जैसे M50 ग्रेड का कंक्रीट दिया गया है तो यहाँ पर 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा FCK का वैल्यू। अगर M20 दिया गया है तो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा FCK का वैल्यू। FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिलक्षणिक सामर्थ्य। तो यहाँ पर वैल्यू आप रखेंगे 0.7 अंडर रूट FCK का वैल्यू रखेंगे 50। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.949 आ जाएगा। इसको लगभग हम 5 कह सकते हैं। इसे हम कितना कह सकते हैं? 5। और इसका यूनिट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन, What is the unit for standard deviation in concrete mix design? कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में मानक विचलन की इकाई क्या है? ठीक है, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में आपसे पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो मानक विचलन होता है, उसका इकाई क्या होता है। तो उसका इकाई न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या कह सकते हैं मेगा पास्कल होता है। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ये फॉर्मूला। यहाँ पर P क्या है? P और FCK। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं जहाँ पर P, FCK और सिग्मा तीनों में कोई 2 वैल्यू दे दिया जाएगा और तीसरा वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कंक्रीट की लक्ष्य माध्य शक्ति, जिसे P कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसे लक्ष्य माध्य शक्ति। ठीक है, और FCK आप लोग जानते ही हैं। सिग्मा है आपका मानक विचलन। तो यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल इस टाइप का देगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा तब वहाँ पर डिटेल हम चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। According to IS 456/2000, the nominal cover provided for the concrete surface exposed to vary
सेवियर इन्वायरमेंट कंडीशंस शैल नॉट बी लेस दैन। देखिए यहाँ पर सेवियर इन्वायरमेंट कंडीशन की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे मिनिमम नॉमिनल कवर पूछा गया है कि नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड किया जाता है कंक्रीट के लिए, किस केस में। क्वेश्चन को पूरा पहले समझते हैं हिंदी में इसको। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, देखिए IS कोड वाले जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आप लोग रट लिया करो, वो बिल्कुल फिक्स रहता है, क्योंकि IS कोड में जो भी चीज़ें दिया गया है वो बदलता नहीं है जल्दी, उसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। IS 456 2000 के अनुसार बेहद गंभीर पर्यावरणीय परिस्थिति में अनावृत कंक्रीट की सतहों के लिए प्रदान किया जाने वाला सामान्य आवरण कितने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम कवर लेके चलना होगा 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। आपसे यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मिनिमम कंक्रीट कवर जो होता है, मिनिमम कंक्रीट कवर जो होता है वो 40 मिलीमीटर या डाया ऑफ मेन बार, इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है वो लेकर के हम चलते हैं। इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे इसे। मैंने क्या बोला, मिनिमम कवर 40 मिलीमीटर या डाया ऑफ मेन बार, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेक्शन, ये कॉलम की बात की जा रही है, ठीक है, कॉलम के लिए अगर मान लीजिए कोई सेक्शन छोटा सेक्शन है, यानी 200 मिलीमीटर से कम माप वाला है, ठीक है, उसका जो लेटरल डायमेंशन है 200 मिलीमीटर से कम है। जैसे मान लो स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है, तो उसका एक जो साइड है यानी कि 200 मिलीमीटर से दोनों साइड अगर उसके कम है, जिनमें मेन बार 12 मिलीमीटर का ही प्रयोग किया गया है, तो उसमें हम जो कवर लेके चलेंगे वो 25 मिलीमीटर लेके चलेंगे। उसमें कितना लेके चलेंगे, 25 मिलीमीटर। कब लेके चलेंगे, जब उसका जो साइज होता है 200 मिलीमीटर से कम दिया गया हो तब, या 200 मिलीमीटर तक दिया गया हो, और उसमें डाया ऑफ मेन बार 12 मिलीमीटर का ही यूज किया गया, इससे ज़्यादा का यूज न किया गया हो। उस केस में हम कवर 25 mm लेके चलते हैं। अदरवाइज हमेशा जो है कितना लेके चलेंगे, 40 मिलीमीटर या डाया ऑफ मेन बार, जो दोनों में मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लेके चलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर अग्नि अथवा जल या कोई बेहद गंभीर पर्यावरणीय परिस्थिति वाला अगर है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि अब देखो, चाहे फायर या अग्नि के संपर्क में हो या वाटर के कांटेक्ट में हो या ऐसी स्थिति में हो जैसे कि जहाँ पर जो कंक्रीट का सरफेस है वो बहुत ही सेवियर इन्वायरमेंट कंडीशन के कंडीशन में हो, जो कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, तो वहाँ पर 50 मिलीमीटर लिया जाता है, ठीक है। कितना लेके चलते हैं, 50 मिलीमीटर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। जहाँ भी कंक्रीट का जो सरफेस होगा वो वाटर के कांटेक्ट में होगा या आग के कांटेक्ट में होगा या सेवियर इन्वायरमेंट कंडीशन के कांटेक्ट में होगा, उस स्थिति में होगा, तब वहाँ पर हम 50 मिलीमीटर कवर लेकर के चलते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली अगर कॉलम की बात किया जाए तो 40 मिलीमीटर या डाया ऑफ मेन बार, जो दोनों में मैक्सिमम है, उसे लेके चलेंगे। अगर उनका सेक्शन 200 मिलीमीटर तक है, डाया ऑफ मेन बार 12 मिलीमीटर तक यूज किया गया है, तो वहाँ पर 25 mm का कवर लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फिर IS कोड से ही क्वेश्चन दिया गया है,
एज पर IS 456/2000 इन नॉर्मल circumstances where ambient temperature does not fall below 15 degree centigrade and where OPC is used and normal curing is done, the stripping time up to 4.5 meter may be taken as। क्वेश्चन इतना ज़्यादा घुमा के दे दिया गया है, मैं आपको इसका मेन समझा दे रहा हूँ, मेन मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मेन चीज़ आपसे ये पूछा गया है, सीधी सी मैं आपको बताऊं कि जो स्लैब होता है, ठीक है, अगर स्लैब की लंबाई 4.5 मीटर है, स्लैब की लंबाई 4.5 मीटर तक है, तो उसे हम, और OPC सीमेंट यूज किया गया है वहाँ पर, तो हम फॉर्म वर्क कब वहाँ पर रिमूव करेंगे, फॉर्म वर्क हम कब रिमूव करेंगे वहाँ पर, मेन मतलब क्वेश्चन का यही है। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में आपको इसका अर्थ बता दे रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया है। IS 456/2000 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में जहाँ परिवेश का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता है तथा OPC का उपयोग किया जाता है और सामान्य तराई मतलब क्यूरिंग होता है, क्यूरिंग किया जाता है, 4.5 मीटर तक फैले स्लैब पर प्रोप पर स्ट्रिपिंग समय कितना लिया जा सकता है। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आपको पॉइंट बताऊंगा और आप लोग लिख लेंगे, तो इससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग कॉपी पेन से लिख लेंगे। ठीक है, देखिए एक तरफ मैं बात करता हूँ OPC सीमेंट की और दूसरे साइड में बात करता हूँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। ठीक है, OPC सीमेंट की और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। अगर मान लीजिए कोई छोटा बीम है, कॉलम है, कोई छोटा बीम या कॉलम या कोई वॉल है और उसका जो वर्टिकल साइड है, वर्टिकल साइड, उस फॉर्म को हम कंक्रीट डालने के यानी कास्टिंग करने के बाद कितने घंटे के बाद हम फर्माबंदी हटा सकते हैं। यानी वर्टिकल साइड कोई भी है, आपका वर्टिकल साइड की बात की जा रही है, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो वॉल हो, जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। OPC सीमेंट अगर आप यूज करते हैं तो 16 से 24 घंटे में आप फर्माबंदी खोल सकते हैं, 16 घंटे से 24 घंटे में। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं तो 12 घंटे से पहले नहीं आप ओपन करेंगे उसे, 12 घंटे। अगर बात की जाए स्लैब की, ठीक है, स्लैब की, स्लैब के टेक की बात नहीं कर रहा हूँ जो वर्टिकल टेक लगे होते हैं, नहीं, स्लैब के टेक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर जो और बाकी फर्माबंदी जो फॉर्म वर्क हुआ उसकी बात कर रहा हूँ स्लैब के लिए। OPC सीमेंट के लिए 3 दिन, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 2 दिन। OPC सीमेंट अगर आप यूज किए तो 3 दिन तक आप फॉर्म वर्क रिमूव नहीं करेंगे, फर्माबंदी नहीं हटाएंगे, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। स्लैब के टेक की बात करूं मैं, स्लैब के टेक्स की बात करूं जो वर्टिकल डायरेक्शन में टेक दिए रहते हैं, अगर लंबाई 4.5 मीटर तक है स्लैब की, 4.5 मीटर तक है, ठीक है, तब 7 दिन लगेगा, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5 दिन। अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तब ये 14 दिन के बाद रिमूव करेंगे, और रैपिड हार्डनिंग में 10 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर उसकी लंबाई 4.5 मीटर तक है और OPC सीमेंट यूज किया गया है तो कितने दिन के बाद हम रिमूव करेंगे, तो 7 दिन के बाद। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात किया जाए बीम की बात किया जाए, ठीक है, और उनके जो साइड में वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब
कोई भी हैवी बीम की, अगर हैवी बीम है उसकी साइड की अगर तख्ताबंदी हमें हटाना है, फॉर्मवर्क हटाना है, तब कितना लेगा बीम के लिए, हैवी बीम के लिए 7 दिन 5 दिन, ठीक है, 7 दिन 5 दिन। और अगर मान लो आर्क का आपने आर्च यूज किया गया है, हैवी बीम यूज किया गया है, कैंटिलीवर है, उसका जो फर्माबंदी पूरा उसमें आप अगर ओपन करना चाह रहे हैं तो 6 मीटर तक अगर लंबाई है आपका तो 14 दिन लगेगा ओपीसी के लिए, 10 दिन लगेगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, और 6 मीटर से ज़्यादा अगर है तो ओपीसी के में 21 आ जाएगा और यहाँ ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखना है ऐसी चीज़ें। द मिनिमम सीमेंट कंटेंट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में फॉर अ शिप डॉक अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन विथ 40 mm एग्रीगेट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडिया स्टैंडर्ड एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मानक के अनुसार 40 मिलीमीटर वाले एग्रीगेट के साथ जहाज डॉक यानी कि शिप डॉक जो कि पानी के नीचे कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए कम से कम सीमेंट की मात्रा कितना निर्धारित किया गया है, 350 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के रेट से लिया जाएगा। अगर आप शिप डॉक के लिए अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में 40 mm एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो 350 मिलीमीटर पर क्यूबिक मीटर के रेट से सीमेंट वहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है, 350। According to IS 456/2000, the exposure condition of concrete surface to coastal environment completely is classified as, हिंदी में IS 456/2000 के अनुसार तटीय पर्यावरण के लिए कंक्रीट की सतह की जोखिम की स्थिति को पूरी तरह से वर्गीकृत किया गया है। सीवियर किस में क्लासिफाई किया गया है? सीवियर में। अगर मान लीजिए कंक्रीट की जो सरफेस होती है जोखिम की स्थिति को पूरी अगर उसके कांटेक्ट में आता है यानी कोस्टल इन्वायरमेंट के उसमें आता है तो उसे सीवियर में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, गंभीर स्थिति में माना जाता है उसे। तो कोई 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए, एक ये हो गया सीवियर, एक होता है वेरी सीवियर, एक होता है एक्सट्रीम, एक होता है मॉडरेट, ठीक है, तो सीवियर होगा। प्रबलित कंक्रीट में अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल लगभग है। द अप्रॉक्सीमेट अलाउेबल शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज अबाउट FCK/30। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, कितना होगा FCK/30, जहाँ पर FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या अबिल क्षारिक सामर्थ्य कंक्रीट का, ये इसे आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, FCK/30। इन आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाइज इन द, एक आरसीसी में संरचना में तनाव क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? तनाव स्थित कहाँ पर होता है? तो ये बॉटम में होगा। यहाँ पर गलती से टॉप पे टिक हो गया है, ये बॉटम पे होगा, बॉटम। सीधा सा एग्जांपल एक ले लेते हैं। एक बीम का क्रॉस सेक्शन ये बना दिया मैंने आपके सामने, ठीक है, ये बीम है। अब बीम में कहीं ना कहीं तो न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का एरिया है इसे कहते हैं कंप्रेसिव एरिया, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है उसे कहते हैं टेंसाइल एरिया। और इस टेंसाइल एरिया में सबसे नीचे बॉटम पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, अगर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की बात करें तो कंप्रेसिव एरिया टॉप में होता है, टेंसाइल एरिया बॉटम में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है।
पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। डेंसिटी ऑफ नॉर्मल कंक्रीट इज अबाउट 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, बिल्कुल करेक्ट इसने पहला पॉइंट बोला। इसने बोला कि नॉर्मल कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है, नॉर्मल कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है, 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या 24,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज अबाउट, अगर लाइट वेट कंक्रीट है तब उसकी डेंसिटी 1900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। डेंसिटी ऑफ हैवी कंक्रीट इज अबाउट 3580 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, अगर हैवी कंक्रीट यूज किया गया है और उसकी डेंसिटी पूछा जाए तो 3580 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीनों सही है, यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। द वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली टेकन एज, प्रबलित कंक्रीट का वजन आमतौर पर कितना लिया जाता है। देखो यहाँ पर ये नहीं बोला कि नॉर्मल कंक्रीट यूज किया गया है, कि लाइट वेट वाला यूज किया गया है, कि हैवी कंक्रीट यूज किया गया है। जब ऐसा कुछ भी नाम नहीं लिया जाता है तो वहाँ पर हम अगर केवल कंक्रीट की बात किया जाए तो 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लेके चलेंगे, आरसीसी की बात किया जाए तो 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लेके चलेंगे। ठीक है, केवल सीसी की बात किया जाए सीमेंट कंक्रीट का तो कितना होता है, 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर आरसीसी की बात किया जाए तो 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं। ठीक है। The nominal cover for beam should not be less than millimeter for moderate exposure condition। देखिए मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए पूछा गया था, इससे पहले सीवियर वाला कंडीशन के लिए क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया था। तो क्वेश्चन में भी आप ध्यान दे देंगे, 4 कंडीशन मैंने आपको बताया, अभी 4 कंडीशन होते हैं। ठीक है, होने को 5 भी होता है, एक माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सेवियर होता है, ठीक है, वेरी सेवियर होता है और एक्सट्रीम होता है। ये 5 होते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीम के लिए एक नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए, किस कंडीशन में, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में। तो इस कंडीशन के लिए मैं आपको बता दूं, सारे कंडीशन के लिए मैं बता देता हूं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में मॉडरेट के लिए पूछा गया, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। 30 मिलीमीटर होता है। देखो एक होता है माइल्ड कंडीशन, ठीक है, माइल्ड में जो मिनिमम कवर लेके चलते हैं, यानी नॉमिनल कंक्रीट कवर नॉट लेस दैन, किससे कम नहीं होना चाहिए, 20 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मॉडरेट वाला आ जाए, मॉडरेट जैसे यहाँ पे पूछा गया है, तो 30 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर सेवियर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर 45 मिलीमीटर लेके चलते हैं। अगर वेरी सेवियर वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो कितना लेके चलेंगे, 50 मिलीमीटर लेके चलेंगे। अगर एक्सट्रीम की कंडीशन आ जाए, एक्सट्रीम में आ जाए अगर, तब 75 मिलीमीटर लेके चलेंगे। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर एंड एक्सट्रीम। किसी का भी इसमें नॉमिनल कवर आपसे पूछा जा सकता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज, कंक्रीट की बंकन सामर्थ्य किस रूप से निर्धारित किया जाता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर, कंक्रीट की जो बंकन सामर्थ्य होता है उसे फटन मापांक के से निर्धारित किया जाता है, या भंग गुणांक कह सकते हैं, भंग गुणांक से निर्धारित किया जाता है, उसी को फटन मापांक बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। द फॉर्मूला टू यूज एन एस्टीमेट ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, यहाँ पर आपसे टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिलेशन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी बता चुका है आपको। FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FC के, ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में। इफ़ EC बराबर
ए अंडर रूट एफ सी के। तो ए का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईसी क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईसी। देखो ईसी के दो फॉर्मूले हैं, क्या क्या है? ईसी बराबर होता है 5700 अंडर रूट एफ सी के, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है ईसी बराबर 5000 अंडर रूट एफ सी के। अब ये दो फॉर्मूले आ गए, दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है? दोनों देखो है वही चीज़, बस आईएस कोड अलग अलग है दोनों के। ईसी बराबर 5700 एफ सी के, ये हमें बताया गया था आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 456 1978 में। अगर क्वेश्चन में ध्यान दे लेना, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आईएस कोड देख लेना कौन सा कहा जा रहा है, और जब आईएस कोड आपसे 456 2000 का पूछा जाएगा तब 5000 अंडर रूट एफ सी के लेके चलेंगे। यानी कि अगर आईएस कोड 456 1978 के अनुसार देखा जाए तो ईसी बराबर 5700 अंडर रूट एफ सी के होता है। अगर आईएस कोड 456 2000 के अनुसार देखा जाए तो ईसी बराबर 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है। परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा सी बी एज पर आईएस 456 फॉर M20 M20 के लिए सिग्मा सी बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू पूछा गया है। देखिए सिग्मा सी बी निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा सी बी हम कैसे निकालते हैं? सिग्मा सी बी, इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्मा सी बी निकालना है तो जो आपका एफ सी के है डिवाइड बाई 3, एफ सी के में पार्शली सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। एफ सी के क्या होता है? M20 ग्रेड कंक्रीट दिया गया है तो M20 के लिए कितना हो जाता है? देखिए जो भी ग्रेड कंक्रीट का दिया रहेगा उस M के आगे जो संख्या लिखा होता है वही एफ सी के का वैल्यू होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर M20 के लिए एफ सी के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 लिखेंगे डिवाइड बाई 3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6.66 आएगा। तो इसको हम लगभग 7 कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है, 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टारगेट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग अ ट्रायल मिक्स ऑफ कंक्रीट? याद कर लीजिए एफ टी बराबर एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा डी, पहला ऑप्शन सही है। द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ पीसीसी इज, पीसीसी का जो डेंसिटी पूछा गया है यहाँ पर 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, जो मैंने अभी आपको बताया। द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज्ड इन आरसीसी, कह रहा है कि आरसीसी में नीचे जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज नहीं किया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आरसीसी में M20 ग्रेड के कंक्रीट M20 से नीचे का हम यूज नहीं करते हैं, M20 से नीचे का कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए M10 दिया गया, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा आमतौर पर यूज नहीं किया जाता है। M40 यूज कर सकते हैं, M15 नहीं करते हैं, M10 नहीं करते हैं, M20 कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है जो कि नहीं करते हैं, M10 और M15, तो दोनों में से जो सबसे छोटा है उसी को आप कैंसिल कर दीजिए। यानी M10 है जिसका हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो M10 का यूज नहीं किया जाता है। IS 456/1978 में बताया गया है कि आरसीसी कार्यों में कम से कम M15 ग्रेड से कम की कंक्रीट प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जबकि IS 456/2000 ने बताया था कि आरसीसी कार्यों में कम से कम M20 ग्रेड से कम की कंक्रीट प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आरसीसी में कितने से कम मतलब मिनिमम क्या ग्रेड कंक्रीट यूज करना चाहिए, वहाँ पर IS कोड आप जरूर देख लेना।
यहाँ से 2 क्वेश्चन देखो और बनता है। अगर कहता IS कोड 456 2000 का नाम लेता है अगर, ठीक है, और एक है आपका IS 456 1978, 2 IS कोड यूज किए गए हैं। अगर 1978 की बात किया जाए तो M15 से नीचे कंक्रीट का ग्रेड यानी हम यूज नहीं करते, किसमें, RCC में। और IS 456 2000 में ये कहा गया है कि मिनिमम M20 होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको अभी बताया, इसको ध्यान में रखिएगा। What is the thickness of plastering provided for underside of RCC work? एक RCC कार्य के लिए नीचे के लिए प्रदान की गई प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है। देखिए RCC के बारे में पूछा गया है, ठीक है, RCC के बारे में। तो RCC में हम अगर वैसे नॉर्मली दीवार की बात किया जाए तो वहाँ पर 12 मिलीमीटर से कम नहीं लेके चलना चाहिए, 12 मिलीमीटर से कम नहीं लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर RCC स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वहाँ पर 6 मिलीमीटर तक हम ले सकते हैं, इससे कम नहीं लेके चलना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने कोशिश किया हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके बताने में। अगर कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, और भी कोई सजेशन है आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको सजेशन का रिप्लाई भी मिलेगा और इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में RCC इसी सब्जेक्ट के और भी अच्छे MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।